नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो सीटी जो है 10+2 लेवल या 12th लेवल कहते हैं, उसकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं अपन। और एक क्लास हो चुकी है। आज हम जो है 150 जो क्वेश्चन है उसका पूरा मॉडल पेपर देखेंगे 2 से 3 क्लास के अंदर। ठीक है, इसमें आपका हिंदी भी आएगी, करंट भी आएगा, मैथ, साइंस, जीके, इंडियन जीके सब कुछ आएंगे आपके, कंप्यूटर वगैरह। तो आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, आपने ग्रेजुएशन लेवल वाला सीटी का एग्जाम देखा होगा। सिर्फ राजस्थान जीके के भरोसे मत रहिए। मैं देख रहा हूँ कि सारे जो चैनल है वो राजस्थान जीके के पीछे ही पड़े हैं, और वो भी एकदम इजी लेवल का राजस्थान जीके। तो राजस्थान जीके हालांकि आते हैं 5-10 क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है सीटी जो है 12th लेवल में थोड़े ज्यादा आ जाए, ठीक है, लेकिन सिर्फ राजस्थान जीके के भरोसे आप पास नहीं हो सकते। उसके लिए आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें, जिसमें हर प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। मैं खुद जो है आरएसएसबी बोर्ड जो सीईटी का पेपर करवाता है उसका एग्जाम मैंने फाइनल क्लियर किया है। 2 मैंने आरपीएससी के एग्जाम फाइनल क्लियर किए हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपको पढ़ाने आ गया, मैंने खुद ने जो है 3 एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, जिसमें अधीनस्थ बोर्ड का भी एक एग्जाम है और 2 एग्जाम आरपीएससी के। तो मैं आपको उस लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन देख के छोड़ दें, और अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। आज का पहला क्वेश्चन है, पहले कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, कि समास विग्रह में कौन सा जो है की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। ध्यान रखना, आपको हिंदी उतनी ही जरूरी है, इंग्लिश उतनी ही जरूरी है, मैथ साइंस जो है उतनी जरूरी है जितनी आपके राजस्थान जीके। और आपने जो है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले पेपर देखे होंगे। क्या आपको लगता है इतना आसान आता है पेपर? जो आप यूट्यूब पर देख रहे हो इतना आसान आता है? बिल्कुल नहीं। तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए। तो निम्न में से कौन सा असंगत है समास की दृष्टि से? दीनानाथ, दीन का नाथ, बिल्कुल सही है ये। फिर है सर्व, ये व्याप्त, तो सर्व में व्याप्त बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन मीनाक्षी, मीन पर अक्षी, गलत है। क्या होगा? मीन के समान एक्स। किसके समान? मीन के समान एक्स। मीन के समान एक्स, अक्स यानी आंखें, और मीन यानी मछली, मछली के समान एक्स। तो ये हो जाएगा, असंगत छाड़ना था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीनाक्षी का मीन पर एक्स नहीं होगा, मीन के जैसे एक्स होंगे या मीन के समान एक्स। ठीक है, यथेच्छा का होगा, इच्छा के अनुसार। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल प्रत्यय का ही प्रयोग हुआ है? केवल प्रत्यय का प्रयोग पूछा है। प्रत्यय पता है आपको, शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग लगता है पहले। एक बार मैं फिर क्लियर कर देता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पूरा देखें वीडियो को। आपके हिंदी आ रही है, उसके बाद में जो है राजस्थान जीके भी आएगा, और आपके उसके बाद में जो है इंडिया जीके भी आएगा। हर क्वेश्चन का मिक्स 150 पेपर का पूरा जो है आपको ब्यौरा मिलेगा। और मैंने खुद ने जो है एग्जाम क्लियर किया, इसलिए मैं आपको पढ़ाने लायक बनाऊं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो एक बार मेरे कहने पर आप चैनल से जरूर जुड़े। सबसे पहले कि केवल प्रत्यय का प्रयोग वाले शब्द कौन से हैं? तो सबसे पहले देखो, कोई भी एक शब्द छांट लो, क्योंकि तीनों प्रत्यय वाले होने चाहिए। जैसे पराश्रित है, इसमें जो है आपके इत प्रत्यय हो गया लास्ट में, और जो है पर जो है या जो है पर क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा है वैनाशिक, आप आक्षेपित या आधिपत्य। अब देखो, हर चीज आनी आपको जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें आप कोई भी एक शब्द को लो। जैसे आक्षेपित है, उसमें आ तो उपसर्ग हो गया और इत प्रत्यय हो गया, ठीक है। इत क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो ये भी क्या हो गया? इसमें जो है केवल प्रत्यय वाले छाड़ने, तो इसमें उपसर्ग भी आ, तो ये भी गलत हो गया। फिर है रासायनिक, तो रसायन प्लस इक, पाश्विक, पार्श्व प्लस इक, काल्पनिक, कल्पना प्लस इक। तो ये तीनों जो है आपके सिर्फ और सिर्फ प्रत्यय से बने हैं। अगला देखें हम, अगला कोई भी एक देख लो, पराधीन देख लो। पराधीन में जो है परा तो क्या हो गया? इसमें उपसर्ग और जो है ईन प्रत्यय हो गया। तो पराधीन में जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें जो है तीनों शब्दों में सिर्फ जो है प्रत्यय लगता है, उपसर्ग नहीं लग रहा। रसायन प्लस इक, पार्श्व प्लस इक, कल्पना प्लस इक, तो ये सारे के सारे जो है क्या हो गए? आपके प्रत्यय वाले शब्द हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखो, इसमें आपको अगर इतनी नॉलेज नहीं होती है तो सिर्फ एक अक्षर देख लो कि या पराश्रित में जो है, या फिर आप देख सकते हो अवैनाशिक में देख सकते हो, जो है आक्षेपित है उसमें देख सकते हो, पराधीन में देख सकते हो। एक शब्द में अगर जो है प्रत्यय और उपसर्ग दोनों मिल रहे हैं तो मतलब पूरा ऑप्शन ही गलत है। और पूछा सिर्फ केवल प्रत्यय वाला, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उस किस विकल्प में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? नहीं पूछा है। तो संकेतवाचक विशेषण वो होता है जिसमें जो है हम एक प्रकार से आज्ञा देते हैं, या फिर जो है उसको किसी कार्य को प्रेरित करने के लिए संकेत जो है टाइप देते हैं। तो देखो, उस गाय को चारा डालो, उस गाय को चारा डालो, एक आज्ञा दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर है ये लड़का बहुत सुंदर है, ये संकेत दे रहे हैं अपन कि ये लड़का बहुत सुंदर है, तो बिल्कुल है। फिर है थोड़ा भोजन करो, थोड़ा भोजन करो, ये आज्ञा नहीं है, एक प्रकार से जो है रिक्वेस्ट है, ठीक है। एक प्रकार से क्या है?
रिक्वेस्ट है तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण नहीं है ये, ठीक है। वह घर अब यहाँ नहीं है, ठीक है, वह घर अब यहाँ नहीं है। संकेतवाचक विशेषण के बारे में जानते हैं थोड़ा। एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आपको संकेतवाचक विशेषण की। संकेतवाचक विशेषण की एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि अगर जो है वाक्य में आपके, देखो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान रखना। वाक्य में अगर ये, वह, उस, उसका, ठीक है, अगर ये सारे शब्द आ जाएं, ठीक है, वह, यह, उसका, ठीक है, तो ये अगर सारे शब्द आ जाएं, यह, वह, उस, उसका, तो ये जो है संकेतवाचक की ओर क्या करते हैं, इशारा करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, आगे काम आ सकती है आपके जो है संकेतवाचक विशेषण जिसमें यह, वह, उस, उसका, ठीक है, या वो हो, वो, ठीक है, ऐसे आ जाएं, ऐसे शब्द आ जाएं, यह, वह, उस, वो, उसका, तो वो संकेतवाचक विशेषण होता है। तो नहीं पूछा है तो ये दूसरा देखो, उस गाय को चारा डालो, तो उस आ गया, तो उस क्या होता है, संकेतवाचक होता है। फिर ये लड़का सुंदर है, तो ये आते ही क्या होता है, संकेतवाचक। थोड़ा भोजन करो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा भोजन करो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होगा, उदाहरण नहीं होगा। आगे देखो, वह घर अब यहाँ नहीं है, तो वह आ गया, और वह आते ही क्या हो जाएगा, वह संकेतवाचक। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। तो ध्यान रखना, संकेतवाचक की विशेषण की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यह, वह, वो, उस, उसका, अगर ये वाक्य में आ रहा है तो वो संकेतवाचक विशेषण है। और अपने को पूछा है कौन सा नहीं है, तो इसमें यह, वह जो है आ नहीं रहा, इसमें देखो उस आ रहा है, इसमें यह आ रहा है, इसमें वह आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमेशा ऐसे पढ़ो कि कुछ नया सीखने को मिले। क्वेश्चन बताया, उत्तर बताया, क्वेश्चन बताया, उत्तर बताया, वो भी राजस्थान जीके के इजी क्वेश्चन, तो उनसे काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला, इनमें से कौन सा विलोम शब्द जो युग में वो सही नहीं है, वापस सही नहीं पूछा है। तो कर्म, कर्म का होता है व्यतिक्रम, बिल्कुल सही। नूतन, नूतन यानी नया, पुरातन यानी पुराना, ठीक है। फिर चेतन, चेतन का जो होता है एकदम जो है ऊपर की ओर, और जड़, चेतन मतलब होता है आपका जो मतलब जो है बदलता रहता है, और जड़ यानी एकदम फिक्स रहता है। फिर लौकिक का सांसारिक नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लौकिक और सांसारिक दोनों एक ही चीज है, दोनों क्या है, प्रायवाची, क्या है, प्रायवाची। लौकिक और सांसारिक दोनों प्रायवाची है। और यहाँ पर पूछा है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है, तो ये दोनों प्रायवाची है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लौकिक का जो आपका विलोम होता है परलौकिक, क्या होता है, परलौकिक। तो परलौकिक इसका विलोम शब्द होता है, लेकिन यहाँ संसारिक दिया, जो संसारिक और जो लौकिक वो एक ही चीज होती है, तो इसलिए जो है विलोम शब्द युग्म कौन सा नहीं है, तीसरा, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे के प्रायवाची शब्द हैं। फिर अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी वर्ण मूर्धन्य होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और जो है सीटी ग्रेजुएशन लेवल में ये क्वेश्चन आ चुका है। सीटी जो यूजी यानी ग्रेजुएशन लेवल है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो इसका उत्तर क्या होगा, पहले वो कमेंट करें, फिर मैं आपको बताता हूँ मूर्धन्य होता क्या है। बताओ, जल्दी बताओ। मूर्धन्य व्यंजन देखो कौन से होते हैं। मूर्धन्य व्यंजन होते हैं जिनका जो मतलब उच्चारण है वो जीवा के अगले भाग को ऊपर वाले जो तालु होता है उससे टच करके करता है, ठीक है। और मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। एक तो होता है आपका ट, और एक होता है ठ, ड, ढ, और इसके साथ होता है ड, ण और र। अब देखो ये होते हैं मूर्धन्य व्यंजन, जिनका जो है जीव आगे वाला जो हिस्सा होता है जीव का वो ऊपर तालु से टच होता है, फिर बोला जाता है। तो ये सारे किस ऑप्शन में आ रहा है, देखो ठ इसमें आ रहा है, अण नहीं होगा, घ नहीं होगा, ध नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर देखो ट तो होता है, ढ होता है, लेकिन स और फ नहीं होता, तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर है ण नहीं होता, री नहीं होता, ढ होता है, झ नहीं होता। अब देखो ऑप्शन बी में सारे के सारे देखो र, तो ये रहा र, ठीक है, ड ये रहा। फिर स जो है स भी होता है इसमें, सॉरी मैं भूल गया, स और ट क्या हो गया ये। तो इन शब्दों को आप बोलकर भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर होगा। और ये क्वेश्चन जो है सीटी ग्रेजुएशन लेवल में आया है कि जो र है वो मूर्धन्य व्यंजन है या नहीं। जो है कथन वाले में आया था ये कथन कि जो है र है वो मूर्धन्य व्यंजन है, तो ये सत्य या असत्य है, तो सत्य है, ठीक है। कथन एक जो है सत्य ऐसा आया था। तो ध्यान रखना, मूर्धन्य व्यंजन होते हैं जो जीव के आगे वाला हिस्सा जब तालु के टच होता है तब आते हैं, तो उसको कहते हैं जो है मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। तो जो आपका जो र है वो है ड है, स है, ट है। आप बोल के ही बता सकते हो र, ड, ट। तो ये जो है आपकी जीव ऊपर जो है तालु के टच हो रही है, तो ये इससे क्या हो जाएगा आपको पता लग जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है।
सभी शब्द अशुद्ध है। तो देखो चारों में जो है अलग जो है 2 ही शब्द है जिनको बार बार लिखा गया है। तो जो अशुद्ध किस में, सभी शब्द अशुद्ध पूछा है, मतलब जो है तीनों के जो दोनों शब्द अशुद्ध कौन से में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धात्व है ना, इसको लिखा जाएगा ध्यात्व। धात्व को क्या लिखा जाएगा, ध्यात्वे। तो ये इसका सही उच्चारण होता है, तो ये क्या हो गया गलत। और भवनिष्ठ को लिखा जाएगा भवनिष्ठ, तो ये हो गया सही। तो ये भी क्या हो गया गलत, और दोनों अशुद्ध पूछा है। देखो इसमें भवनिष्ठ जो है सही लिखा, धात्व सॉरी इसमें भवनिष्ठ जो है वो आपका 1 मिनट सही है, धात्व भी सही है। इसमें भवनिष्ठ सही है, धात्व गलत है। इसमें धात्व सही है, भवनिष्ठ गलत है, और इसमें दोनों ही गलत है। और पूछा यही है कि सभी शब्द अशुद्ध है, तो सभी अशुद्ध किसमें है, सी में। ठीक है, इसमें दोनों सही लिखे हुए हैं, इसमें ये सही है लेकिन ये गलत है, इसमें ये सही है और ये गलत है, और इसमें दोनों ही गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। एकदम क्लास को अच्छे से देखें, आपको सिर्फ राजस्थान जीके के भरोसे नहीं रहना है। पूरे 150 क्वेश्चन की क्लास होगी, आप देखते रहें। फिर है किस वाक्य में कारक का सही प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में कारक का सही प्रयोग हुआ है। कारक क्या होता है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से होते हैं ना, तो जो है सही किस में हुआ है वो पूछा है कि किस में सही प्रयोग हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपराधी को रस्सी बांध कर ले गए। अपराधी को रस्सी से आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, रस्सी से बांध कर ले गए। तो पहला तो क्या हो गया, गलत हो गया, इसमें तो सही प्रयोग नहीं हुआ। फिर 5 बजने को 10 मिनट है, तो ये 5 बजने को 10 मिनट नहीं है, 5 बजने में 10 मिनट है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर सी की मेरी राय में आप चले जाइए, तो ये जो है सही हो सकता है। लेकिन अगला देखते हैं, सही दवा रोग को समूल से नष्ट करती है, यहाँ से नहीं आएगा। सही जो दवा है वो रोग को समूल नष्ट करती है, ये आएगा, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही प्रयोग हुआ है इसमें कि मेरी राय में आप पे चले जाइए। ठीक है, यहाँ पर मैं आएगा, यहाँ पर से आएगा, और यहाँ ये नहीं आएगा, तो इसलिए जो है ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो गया। अब अगला जो है एक लोकाक्ति है जिसका अर्थ बताना है, और इस बार जो है पेपर में यही आया है। मैं आपको बता दूं कि जो सीटी ग्रेजुएशन लेवल है उसके बेस पर ये पेपर है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आए थे उनको भूले नहीं। खुद श्रीमान बैंगन खाएं, औरों को परहेज बताए। लोकाक्ति और मुहावरे ऐसे होते हैं कि आपको आराम से पता चल जाते हैं। ठीक है, खुद तो क्या है बैंगन खाए और दूसरों को बोले कि बैंगन नहीं खाना चाहिए, तो कहने से जिद्दी काम नहीं करता, बिल्कुल गलत। बैंगन खाने के नुकसान बताता है, बिल्कुल गलत। उपाय वही अच्छा है जो कारगर हो, बिल्कुल गलत। केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना, पता चल रहा है बात से कि खुद तो कुछ कर रहे हैं और दूसरों को सलाह दे रहे हैं कि ये मत करो। इसका मतलब क्या है कि केवल दूसरों को सलाह देते हैं, खुद उसको व्यवहार में नहीं लाते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खुद श्रीमान बैंगन खाए, औरों को परहेज बताए, मतलब केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं, आपको पता है ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं सीटी ग्रेजुएशन लेवल में। तो पूरा 150 क्वेश्चन का पेपर है ये, अच्छे से देख लो इसको। फिर है किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का प्रयोग नहीं है, मतलब सही नहीं है। एज्यूम यानी ग्रहण करना, बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा डेपुटेशन का पूछा था कि जो है डेपुटेशन का हिंदी अर्थ पूछा था, तो ये ध्यान रखना। एज्यूम का मतलब होता है ग्रहण करना, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अपेरेंट का मतलब होता है प्रकट करना, अपीयर होना, प्रकट होना। ठीक है, अटॉर्नी जनरल का महाधिवक्ता नहीं होता, ऑप्शन सी गलत हो गया। अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी। क्या होता है, ये ऐसे ही शब्द पूछते हैं, ध्यान रखना, तो पता होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। लीगल प्रोटेक्शन यानी विधिक संरक्षण, तो बिल्कुल सही है। तो अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी, ना कि क्या होता है, महाधिवक्ता नहीं होता। तो गलत पूछा है, तो गलत कौन सा है इसमें, तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी। अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता नहीं होता, महान्यायवादी होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह पंक्ति निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है या किस अनुच्छेद से संबंधित है। आपको पता होगा सीटी के अगर पेपर देखें आपने जो है ग्रेजुएशन वाले, स्नातक वाले, तो ये क्वेश्चन भी छपा था कि जो है भारत की जो है हिंदी राजभाषा है, वो जो है हिंदी राजभाषा किस जो है अनुच्छेद के तहत है। तो उत्तर हुआ था इसका 343। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके जो है सीटी में बन सकते हैं वही क्वेश्चन लेके आए, तो इसका क्या होगा, अनुच्छेद 343। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकता है, हिंदी के अंदर आ सकता है, वरना जो है पॉलिटिकल साइंस में आ सकता है, संविधान में आ सकता है। कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, ये किस में लिखा है, तो अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन यूजी जो है सीटी स्नातक में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट बनता है।
ठीक है, अब जो है जीके के क्वेश्चन हो रहे हैं, राजस्थान जीके के नहीं, इंडिया जीके के। ठीक है, क्वेश्चन है कि निर्धारित अवधि में 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने वाली पंचवर्षीय योजना, यानी ऐसी पंचवर्षीय योजना जो निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इंपोर्टेंट बनता है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो क्या हो गई, पंचवर्षीय योजनाओं से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बने हैं, तो ऐसी कौन सी योजना है जो 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी? तो पंचम पंचवर्षीय योजना। कौन सी? पंचम, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1 वर्ष पहले ही क्या हो गई थी, समाप्त कर दी गई थी। तो नाम देखना, जो पंचवर्षीय योजना पै से 5, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी देश का जीवन स्तर किससे माना जाता है? किसी देश का जो जीवन स्तर है वो किससे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय से। ये भी सीटी में जो डायरेक्ट नहीं आया था, लेकिन एक आया था कि कुल जनसंख्या, अगर किसी देश की कुल जनसंख्या है, क्या है कुल जनसंख्या, उसमें किसी देश की जो कुल आय उसमें कुल जनसंख्या का भाग दे दें। क्या कर दें? कुल जनसंख्या का भाग दे दें तो क्या आएगा? तो उससे क्या आएगा? प्रति व्यक्ति आय। ये सीटी ग्रेजुएशन लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं वापस बता रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने खुद ने जो है 3 एग्जाम फाइनल क्लियर किए हैं, तो मैं आपको जो है क्वेश्चन का लेवल उसके अकॉर्डिंग ही लाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय जो है वो किसी देश के जीवन स्तर को जो है कैसा है उसको मापा जा सकता है। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय होता है कुल आय बटा कुल जनसंख्या। कुल आय में कुल जनसंख्या का भाग देते ही प्रति व्यक्ति आय आ जाती है, और ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि भारत सरकार ने, क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि कथन ए दिया हुआ है आपका कि भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी, तो बिल्कुल गलत है। 1991 में की थी। कब की थी? 1991 में। और ये उदारवादी नीति थी। उदारवादी नीति क्या थी? उदारवादी नीति। और उसका कारण दिया कि वित्तीय संकट, भारत में वित्तीय संकट आया था बहुत बड़ा, आपको पता होना चाहिए। उस टाइम में जो है जो विश्व बैंक है और IMF है, जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF और विश्व बैंक है, उन्होंने वित्तीय सहायता दी थी भारत को, लेकिन एक शर्त रखी थी कि उदारीकरण और निजीकरण की शर्त थी कि आप उदारीकरण करेंगे और चीजों का निजीकरण करेंगे। तो इसी शर्त के आधार पर 1991 में क्या हुआ था? उदारवादी नीति या फिर आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी। तो पहला तो गलत हो गया ए, और दूसरा क्या हो गया? आर सही हो गया। तो पहला गलत और दूसरा सही, जो है ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा या मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती है? तो ये आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो है कृत्रिम मुद्राएं कौन सी है? तो SDR मुद्रा है, वो कृत्रिम मुद्रा है। तो ध्यान रखना, SDR कौन सी है? कृत्रिम मुद्रा। ठीक है, और जो है GDR और ADR है, उनका कृत्रिम मुद्रा में नाम नहीं आता। ठीक है, SDR का जो है फुल फॉर्म क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। SDR होती है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ठीक है, और ये जो होती है आपकी कृत्रिम मुद्रा होती है। ठीक है, तो SDR इसका सही उत्तर होगा। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि यार ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है क्या। तो SDR क्या हो जाएगी? कृत्रिम मुद्राएं हो जाएंगी। आपको नाम ध्यान रखना है, SDR जो है कृत्रिम मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है? ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली है उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से जो वाणिज्य बैंक है वो सरकार को उधार देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये मत सोचना। और आप जो है यूजी वाला पेपर देख लें, एकदम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ध्यान रखना, सांविधिक तरलता अनुपात क्या है? सांविधिक तरलता अनुपात है, उसके तहत क्या दिया जाता है? वाणिज्य बैंक जो होते हैं वो सरकार को क्या देते हैं? उधार देते हैं। अब एक बात और मैं बता देता हूं आपको, STR आप अभी जाइए, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हुआ है उसमें STR पूछा है कि STR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं मिले यूजी वाले में, अब कौन सी शिफ्ट है ये तो मुझे याद नहीं है, बाकी STR का फुल फॉर्म आया था। और STR होता है क्या है वो आपको ध्यान रखना है कि सांविधिक तरलता अनुपात, या कह सकते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और ये क्या करता है? वाणिज्य बैंक को जो है, आप जो अगर सरकार को उधार देती है वाणिज्य बैंक, तब ये शब्दावली काम में आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट
STR की फुल फॉर्म जो है आपकी आ चुकी है यूजी वाले पेपर में। और अब आपको जो है हो सकता है STR क्या काम आता है वो पूछ ले, तो वाणिज्य बैंक जो है सरकार को जो उधार देता है वो शब्दावली कहलाती है सांविधिक तरलता अनुपात या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। STR की फुल फॉर्म जो है यूजी वाले पेपर में आ चुकी है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, तो बिल्कुल नहीं थी। कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। तो ये क्या हो गया? गलत। तो पहला कथन तो हो गया गलत। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, तो बिल्कुल सही। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, लेकिन एनी बेसेंट जो है वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी, सरोजिनी नायडू नहीं थी। तो पहला जो है गलत, दूसरा सही। तो सही विकल्प का पूछा है, तो सही क्या होगा? केवल नंबर 2 नंबर क्या होगा? केवल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानगार कहां से प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी जो सभ्यता या जो हड़प्पा कालीन सभ्यता, उसका महान स्नानगार कहां से प्राप्त हुआ है? कहां से प्राप्त हुआ? जल्दी से कमेंट करें। जो महान स्नानगार है वो है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, महान जो है स्नानगार, महान से मोहन। ठीक है, महान से मोहन याद रखना। और महान स्नानगार कहां से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखना। स्थायी बंदोबस्त किसके जो है कार्यकाल में प्रारंभ किया गया? किस जो है गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उनके काल में स्थायी बंदोबस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जो है लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस है, उनके काल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। फिर भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो राजा राम मोहन राय को अभी आया था जो है भारत में जो है यूजी सीटी जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि जो आधुनिक युग में जो आधुनिक जो शुरुआत है, ठीक है, आधुनिकता की ओर ले जाने का श्रेय किसको जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। तो आधुनिक पुरुष भी उन्हें कहा जाता है। ठीक है, सती प्रथा, विधवा विवाह वगैरह पर इन्होंने जो है सामाजिक जागरूकता फैलाई थी। तो आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो अभिनव भारत समाज, अलग अलग याद रख लेना, अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत समाज की स्थापना आपने को पता होना चाहिए, वीडी सावरकर। इंपॉर्टेंट बनता है, क्या बनता है? इंपॉर्टेंट। अभिनव भारत समाज कई बार अलग से क्वेश्चन आ जाता है। अभी वीडी सावरकर की एक किताब आई थी, तो वैसे ही जो है अभिनव भारत समाज का ध्यान रखना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि अनुशीलन समिति की स्थापना की थी अरविंद घोष। ऐसे अनुशीलन और ऐसे अरविंद घोष। ठीक है, फिर गद्दर पार्टी की स्थापना आपकी की थी लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने। इंपॉर्टेंट बनता है। और स्वराज पार्टी की स्थापना की थी CR दास ने। स से स्वराज, सी से CR दास। तो ध्यान रखना, अलग अलग याद रख लेना इनको। अभिनव भारत समाज की स्थापना वीडी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष, गद्दर पार्टी लाला हरदयाल और स्वराज पार्टी CR दास। तो ये आज के अपने 20 क्वेश्चन हुए। अगली क्लास में 20 और क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और एकदम अच्छे स्तर की तैयारी के लिए जीवा स्टडी के साथ बने रहें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।